कोश निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण, जैसा कि हम जानते हैं कि वह सामग्री संकलन है, यानी शब्द संकलन है। ये शब्द लिखित या वाचिक भाषा प्रयोगों से संकलित किए जाते हैं। हम जानते हैं भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक में भी यदि वो औपचारिक भाषा है, रेडियो की भाषा, टेलीविज़न की भाषा, सिनेमा की, मनोरंजन की, या आज के तमाम तरह के उपकरणों और साधनों की भाषा, किंतु उस भाषा में एक औपचारिकता का निर्वाह होना चाहिए। इन वाचिक और लिखित शब्दों के संग्रह करने के लिए हमें तमाम तरह की पुस्तकों से, पत्र पत्रिकाओं से, या उस सामग्री से जो कहीं सोशल मीडिया पर है, कहीं इंटरनेट पर है, कहीं तमाम दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर्स पर उपलब्ध है, उन सब का भी अगर हमारी अपेक्षा के अनुसार शब्द संग्रह मिलता है तो हम उसका भी संकलन करते हैं और उस शब्दानुक्रमणी स्थिति को हम कैसे बरकरार रखते हैं, बचा कर रखते हैं। किसी पुस्तक, चाहे वो पाठ्य पुस्तक हो या संदर्भ ग्रंथ हो या साहित्यिक कोई पुस्तक हो, औपन्यासिक रचना हो सकती है, कहानी हो सकती है, नाटक हो सकता है, जीवनी हो सकती है, संस्मरण हो सकते हैं, रेखाचित्र हो सकते हैं, यात्रा वृत्तांत हो सकते हैं, डायरी हो सकती है, यहाँ तक कि अनूदित पुस्तक यदि कोई हो, मान लो अंग्रेजी से हिंदी में या फ्रेंच से हिंदी में या जर्मन से हिंदी में या अंग्रेजी से फिर हिंदी में, किसी भी प्रकार की, किसी कवि का, किसी साहित्यकार का अगर कोई साहित्यिक प्रदेय है उसको भी देखें और काल, धारा, युग, युग युग बोध, परिवेश, इन सब को अगर हम देखें तो उन सारी शब्द संपदा को जो हम इन माध्यमों से अर्जित करते हैं, एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं, उन्हें वर्ण क्रमानुसार हम सूचीबद्ध कर लेते हैं। मुद्रित पाठ में होने वाली अनेक रूपता, भाषा विशेष की लेखन पद्धति और प्रेस संबंधी त्रुटियों के कारण होने वाली गड़बड़ी, इनसे बचने के लिए अनुक्रमणिका बनाने से पूर्व ग्रंथ को आद्योपांत पढ़कर उसे आवश्यक संशोधन से जोड़ा जाता है। उसमें जो जो संशोधन अपेक्षित आवश्यक है वो कर लिए जाते हैं। अनुक्रमणी संबंधी सामान्य सिद्धांत यह भी है कि जिस भाषा की पुस्तक या साहित्य की अनुक्रमणिका बनानी हो उसकी लघुतम इकाई यानी शब्द, रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु आदि, इनकी जानकारी भी एकत्रित कर ली जाए। शब्दानुक्रमी बनाने के लिए कोई पद्धति का उपयोग कैसे करें, अनुक्रमणी के लिए कागज़ के कार्ड बना लें या कागज़ के कुछ टुकड़े तैयार कर लें, सूचना की मात्रा के आधार पर छोटे या बड़े जैसी अपेक्षा हो उस तरह के हम उन्हें काट कर एक कागज़ के एक टुकड़े पर या कार्ड पर हम एक शब्द की प्रविष्टि करें, उसकी व्युत्पत्ति, उसका उच्चारण, उसका अर्थ, उसका समानार्थी, उसका विलोम, इसको अगर हम एक हिस्से पर निर्मित करते हैं, लिख लेते हैं और फिर इसी प्रकार पूरी शब्द संपदा के लिए ये कार्ड और ये कागज़ के टुकड़े, इनको हम तैयार कर लेते हैं। इनको हम सूची कह सकते हैं, पत्रिका कह सकते हैं। इनको तैयार करने के बाद फिर वर्ण क्रम से व्यवस्थित करने में अत्यंत सुविधा हो जाती है। प्रत्येक कार्ड पर ऊपर सांकेतिक दृष्टि से एक एक शब्द, रूप, उपसर्ग, परसर्ग, ये सब कुछ लिखा जाना चाहिए और लिखित सामग्री के संदर्भ भी यदि देने दिए जाएं तो बेहतर होता है। पूरी सामग्री के कार्ड तैयार होने पर उन्हें वर्ण क्रमानुसार क्रमबद्ध व्यवस्थित कर लेना चाहिए।
इस प्रकार प्रत्येक शब्द जितनी बार आया है उसके कार्ड एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। अब हर शब्द के अर्थ को उसके संदर्भ के साथ अलग अलग कागज पर लिखकर हम एकत्रित कर सकते हैं और उसे शब्दानुक्रमी स्थिति के रूप में तैयार कर सकते हैं। अगर कहीं दोहराव है, अगर कहीं एक ही शब्द की आवृत्ति अनेक स्लिप्स में या अनेक कार्डों में हो गई है तो उसको निकाला जा सकता है। इस तरह वाचिक भाषा से संकलित सामग्री की शब्दानुक्रमणिका स्थान और व्यक्ति के नाम अर्थ के साथ कार्ड पद्धति द्वारा बनाई जाती है, जिसमें क्षेत्रीय, ग्राम्य, जातीय, इस वर्ग के संकेत आदि पूछकर लिख दिए जाते हैं। इस तरह लिखित या वाचिक भाषा संबंधी सभी कोशोपयोगी प्रविष्टियां इस प्रक्रिया से अर्थ और उनके संदर्भों के साथ हमें उपलब्ध हो जाती हैं। कोश प्रविष्टि के दो प्रकार हैं, एक को शीर्ष प्रविष्टि कहते हैं और दूसरे को वर्णन भाग कहते हैं। तो एक वह जहाँ पर शीर्षक दिया जाता है, शीर्ष निर्धारित किया जाता है, दूसरा उसका वर्णन किया जाता है। कोश की प्रविष्टि के दो भागों में विभक्त करने पर पहला भाग कोशीय इकाई के रूप में हमारे सामने आता है और दूसरा उसके अभिलक्षणों का विवरण प्रस्तुत करने वाला। इसको शीर्ष, लेम्मा या वर्ण भाग कहते हैं। इसके अंतर्गत शीर्ष शब्द उच्चारण और व्याकरणिक सूचना के रूप में आता है। प्रविष्टि का दूसरा भाग इकाई के अर्थ और उससे संबंधित विवरण को प्रस्तुत करता है। इसको वर्णन भाग या व्याख्या भाग भी कह सकते हैं। प्रविष्टि की संरचना कैसे करें? कोश निर्माण प्रक्रिया में अगला चरण प्रविष्टि का है। प्रविष्टि से तात्पर्य उस भाषिक इकाई में से है जिसे कोश में समाहित किया जाना है, रखा जाना है और जिसकी जानकारी हेतु कोश का प्रयोग किया जाता है। पहले केवल मुक्त रूपिम और शब्द, मुहावरे आदि अन्य भाषिक इकाइयों के कोश में शामिल किए जाते हैं, किंतु बाद में बद्ध रूपिम को भी रख लिया जाता है। कोश निर्माण के लिए मुख्यतः सामान्य शब्द, मूल, यौगिक, सामान्य और उस सामान्य अर्थ के साथ इनका विशिष्ट अर्थ, जैसे नील गाय, दशानन आदि इस तरह के प्रयोग अगर शामिल करने तो इससे युक्त पद, कुछ विशिष्ट अर्थ, इनके कुछ वाचक, इनके पदबंध, ये सब भी सौदा, सुलभ, ऐसे कुछ प्रयोग जिनके दूसरे सदस्य अलग से हिंदी में नहीं आते। आगे आगे जैसी द्विरुक्तियाँ, मारपीट जैसे समानार्थी और इसी तरह द्विरुक्तियाँ, ऊंच नीच, ऐसी बहुत सी विरोधी और अनुकूल दोहरी उक्तियाँ, 100-50 जैसी, अधिक कम जैसी और 25-50 जैसी कम अधिक वाली, ये सब पुनरुक्तियाँ, भाषा में अनेक रूप में मिलने वाले शब्द जैसे कागज, कागज, कागज आदि, कागज और कागार, कुछ इस तरह के प्रयोग, अर्थ धारण करने वाले शब्द जैसे चलती रकम, प्रत्येक धातु के साथ उसके संयुक्त धातु वाले रूप जैसे आना जाना, आ मरना, विशिष्ट रूप कीजिए, करिए, नहीं, आवृत्ति मूलक विशिष्ट प्रयोग जैसे अता पता, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हमें कोशों में मिल जाते हैं। तो कोश एक प्रकार से ज्ञान मार्ग को प्रशस्त करता है। अनेक भाषाओं में प्रचलित कूट मिश्रण से भी उसी भाषा में गृहीत शब्दों को हिंदी के संदर्भ में कोट, रेडियो आदि, उपसर्ग प्रत्यय आदि, आदि प्रत्यय, मध्य प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय आदि, ये सब, इन सब का निर्धारण, परसर्ग क्या है, निपात क्या है, क ख ग आदि अक्षर, इनकी स्थिति क्या है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ जैसे जो होगा देखा जाएगा आदि, इस तरह की प्रविष्टियाँ भी इसलिए की जाती हैं कि कोश का उपयोग करने वाले व्यक्ति को भाषा संबंधी समस्त प्रश्नों और जिज्ञासाओं का उत्तर मिल जाए। कोश के लिए लिखित और वाचिक दोनों भाषाओं के शब्दों की सूची संकलित होने पर प्रविष्ट चयन में लिखित साहित्य का कोश बनाने के लिए केवल लिखित की ओर और वाचिक भाषा का कोश बनाने के लिए बोलित की शब्दानुक्रमणिका की ओर इनको बढ़ना चाहिए और प्रविष्टियों में लेना चाहिए।
प्रविष्टि चयन के पश्चात कोश में चुनी गई सभी प्रविष्टियों को मुख्य प्रविष्टि के रूप में नहीं रखा जा सकता। इस संबंध में कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, जैसे तिल, तिलकुट, तिल का ताड़ करना, तिल भर का अंतर या तिलों में तेल न होना। ऐसी चुनी हुई 5-7 प्रविष्टियों में से मुहावरे, लोकोक्ति, विशिष्ट प्रयोग, मुख्य प्रविष्टि, इन सब के रूप में इनको न रखकर मुख्य प्रविष्टि के पेटे में या बॉक्स में रखना चाहिए। अंतिम 3 को तिल के साथ रखना होगा। एक ध्वन्यात्मक शब्द, यहाँ तिल से निर्मित सभी शब्द, यहाँ तिलकुट, इस एक शब्द को मुख्य प्रविष्टि के रूप में रखते हुए, यानी यहाँ तिल को रखकर मानकर और उसी पेटे में आगे के उससे बनने वाले शब्दों को रखा जाता है। इस तरह अंतिम 3 को तिल के साथ रखना होगा। एक ध्वन्यात्मक शब्द, यहाँ तिल से निर्मित सभी शब्द जो तिलकूट आदि हैं, उन सब का प्रविष्टि के रूप में समाहित करना उसे आवश्यक हो जाता है। अनेकार्थी शब्द के लिए कोश में एक ही प्रविष्टि होती है, जिसमें प्रायः अनेकार्थक शब्द के सभी अर्थों में उसी शब्द की एक ही व्युत्पत्ति की जाती है। साथ ही अर्थों में संबद्धता, किंतु कोई एक अर्थ केंद्रित होता है। जैसे पानी के लिए जल, कांति, इज्जत अनेकार्थी शब्द हैं, किंतु जल अर्थ केंद्रीय है। समरूप शब्द को एक अनेकार्थी शब्द मानकर कोश में उसकी एक प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए। अनेकार्थी शब्द को अलग अलग प्रविष्टियों के रूप में ही कोश में समाहित किया जाना चाहिए। इसलिए 1, 2 या 3 आदि लिखकर, जैसे दाग, फिर दग्ध और फा से दाग, फारसी में दाग, निशान, धब्बा, कलंक, इस तरह से संस्कृत में क्या है, फारसी में क्या है, हिंदी में क्या है, इस तरह के प्रयोग उसमें दिए जाते हैं। वर्तनी कोश का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग होती है। कोश में प्रविष्टि में एक वर्तनी वाली इकाइयां उसी रूप में रखी जानी चाहिए, किंतु एकाधिक वर्तनी वाली इकाइयों के लिए निम्नांकित बातों पर ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित बातों को, इन बातों को ध्यान में लाना चाहिए। क्षेत्रीय अंतर वाले शब्दों जैसे कौआ और कौआ, सुआ और सुआ, इन दोनों को कोश में ले सकते हैं, किंतु अर्थ व विहित अर्थात मानक शब्द के साथ ही देना चाहिए। हौवा, हव्वा, नैया, नैया, ये सब इस बात के प्रमाण है कि इन शब्दों में व या वाले शब्द प्रयोग में न आने के कारण छोड़े जा सकते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा आधुनिक भी होती है। समय सापेक्ष परिवर्तन शब्द में, वर्तनी में या शब्दावली के चयन में किया ही जाता है। ट्रेजेडी, त्रासदी, पेंट, पतलून, इन दोनों रूपों को लिखा जाना चाहिए और बिल्कुल एक ही अर्थ होने पर दूसरे में पहले को देखने का संकेत कर बहुप्रयुक्ति के साथ उसका अर्थ दिया जाता है। सन्यासी और सन्यासी, इनमें गलत वर्तनी वाले शब्द को कोश में नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोश देखकर ही भावी भविष्य की पीढ़ियां अपनी भाषा, अपनी वर्तनी, इसकी मानकता का सुनिश्चय या निर्धारण करती हैं। कोश के अनुस्वार वाले जो रूप हैं वो दिए जाने चाहिए, संत और संत, क्योंकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी का मानकीकरण करते हुए पंचम वर्ण का अंतरण अनुस्वार के साथ कर दिया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनके 5वें वर्ण को अनुस्वार में बदल दिया है। इसलिए अब हिंदी जो है उसमें आधा न नहीं लगता, अब उसको अनुस्वार से ही लिखा जाता है। इस तरह कोश में प्रयुक्त वर्तनी संबंधी त्रुटियों का ध्यान विशेष रूप से रखा जाना चाहिए, क्योंकि शब्दों के अर्थ, उनकी व्याख्या, उनके उद्धरण, इनको देते समय वर्तनी के मानक रूप का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। क्रम निर्धारण, कोश में प्रविष्टियों का क्रम निर्धारित करना हो तो एक नियम की अपेक्षा रखता है, यानी एक रूपता। ऐसा नहीं कि कहीं किसी नियम का अनुपालन करें और दूसरी जगह वह नियम बदल जाए। इसके अभाव में क्रम संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। रोमन लिपि में लिपि क्रम के अनुरूप ए से जेड तक अगर क्रम रखते हैं तो उसका अनुपालन
फिर पूरी डिक्शनरी पूरे कोश में होना चाहिए। जैसे पहले एक्ट तो बाद में बाल, ये जो ACT है या BALL है, ये उस क्रम का निर्धारण करता है। देवनागरी या उससे संबद्ध लिपियों में स्थिति भिन्न है। वर्णमाला के अनुरूप ही स्वरों को पहले तथा व्यंजनों को बाद में रखा जाना चाहिए। अनुस्वार युक्त स्वर जैसे अंग तथा अ पहले और चंद्र बिंदु को अनुस्वार के साथ बाद में रखना चाहिए। इसीलिए हमें व्यंजन अपने क्रम से रखने होते हैं। क, ख, ग, घ आदि, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। व्यंजन के साथ संयुक्त रूप में आने पर भी स्वरों का क्रम बदलता नहीं है। जैसे हंसी, हंसी और हंसी, हंस, हंस, हंसना, इन सब में अंतर है। संयुक्त व्यंजन अपने सदस्यों के आधार पर क्रमित होते हैं। ज्ञ, ज, य रूप में ज के अंतर्गत कोशों में अंग क, ख, ग, घ इससे पूर्व अनुस्वार लिखा जाता है। शंका, पंखा आदि। इसी नियम का पालन चवर्ग में, टवर्ग में, इन सब में किया जाता है। री को स्वर मानकर अन्य स्वरों की मात्राओं को समझना उपयुक्त होता है। मुख्य और गौण दोनों ही प्रविष्टियों में क्रम निर्धारण इसी प्रकार का होना चाहिए। इसी तरह उच्चारण का भी ध्यान रखना होता है। कोश में शीर्ष शब्द के बाद उच्चारण दिया जाता है। यदि किसी भाषा में उच्चारण वर्तनी से अलग होता है, वहाँ उच्चारण के अतिरिक्त अक्षर विभाजन और बलाघात भी दिए जाते हैं। अंग्रेजी में जैसे बलाघात अहम भूमिका निभाते हुए संज्ञा तथा क्रिया के अंतर का आधार बनते हैं। जैसे प्रेजेंट और प्रेजेंट, ये दोनों वर्तनी के आधार पर, स्पेलिंग के आधार पर हम देख सकते हैं। सामान्य कोश में केवल एक प्रचलित उच्चारण और उच्चारण कोश में हर शब्द के एकाधिक प्रचलित उच्चारण इनको दिया जा सकता है। उच्चारण देने के लिए प्रयोग में आने वाले विशिष्ट चिन्हों को कोश के प्रारंभ में दिया जाना चाहिए। उच्चारण में अक्षर विभाजन को प्रायः योजक चिन्हों द्वारा, बलाघात और अनुतान द्वारा, उनके अक्षरों के पूर्व खड़ी या छोटी तिरछी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी तरह कोशों में व्याकरणिक कोटियों का निर्धारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। व्याकरण कोश का एक महत्वपूर्ण अंग है। कोश में व्याकरण के संकेत अधिक से अधिक प्रविष्टियों के साथ देने ही चाहिए, जो संक्षिप्त होने चाहिए। जैसे संज्ञा के लिए स, सर्व सर्वनाम के लिए, क्रि क्रिया आदि के लिए। किंतु यदि इस पद्धति को अपनाया गया है तो कोश में आद्योपांत आदि से अंत तक यानी संपूर्ण कोश में इसी पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। हिंदी कोशों में प्रायः संज्ञा के साथ स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी दिया जाता है, अतः केवल स्त्री और पु देना पर्याप्त होना चाहिए, उनकी संख्या देना अनावश्यक है। कुल मिलाकर यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए भी हम संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग करते हैं, व्याकरणिक कोटियों के लिए भी यदि हम इस प्रकार की संक्षिप्ताक्षरी का प्रयोग करते हैं, तो इस एक रूपता को हमें पूरे कोश में बरकरार रखना चाहिए। इसी तरह अक सक के साथ क्रिया लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जो विशेषण सामान्य आकारांत अच्छा, अच्छी, अच्छे इसकी तरह परिवर्तित नहीं होते, उन विशेषणों में ताजा, जिंदा जैसे इनके साथ जैसे संकेत देकर संक्षेप सूची में उसे समझाया जा सकता है। ऐसी संज्ञाओं जिनका प्रयोग हिंदी में बहुवचन, दर्शन आदि में होता है, उनके साथ बहु लिख देना चाहिए। इस प्रकार की व्याकरणिक सूचनाओं से प्रयोक्ता को, अनुवादक को एक ही स्थान पर बहुत सारी सामग्री मिल जाती है और उसके अनेक प्रकार के संशय, उसकी शंकाएं, इनका निवारण भी हो जाता है। व्युत्पत्ति का वास्तविक अर्थ है विश्लेषण करके अर्थ का स्पष्टीकरण करना। कोश में व्युत्पत्ति देते हुए कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना होता है। किसी भाषा के मूल घटकों की जानकारी,
मूल भाषा से सीधे न दी जाए बल्कि बीच की भाषाओं का भी उल्लेख कर दिया जाए। उदाहरणार्थ अंग्रेजी में शुगर को सीधे संज्ञा शर्करा से न जोड़कर उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार देनी चाहिए, वो कहाँ से चला संज्ञा, और फिर इसी तरह शक्कर, और फिर इसी तरह सुक्कर, फिर इसी तरह फ्रांसीसी में सुकरे और शुगर, ये उसकी विकास यात्रा है। तद्भव और अर्ध तत्सम शब्दों के व्युत्पत्ति परक संकेत भिन्न भिन्न होने चाहिए। जैसे कान कृष्ण, संज्ञा में कृष्ण, और अगर हम उसका प्रारंभिक प्राचीन रूप देखें कान, जो प्राकृत में दिखाई देता है, कान हिंदी, इसी प्रकार किशन कृष्ण को सीधे अर्थ तत्सम अर्ध तत्सम रूप में हम ग्रहण कर लेते हैं। यदि शब्द का अर्थ विकास हुआ है तो उसका संकेत विकास की प्रत्येक सीढ़ी के साथ कोष्ठक में अर्थ देते हुए किया जा सकता है, करना चाहिए। जैसे कर्नल जो है वो कोलोना के फ्रेंच में वो कोलोनल मध्य, फिर इसी प्रकार से इतालवी में सैनिक भक्ति का प्रधान रूप, फिर प्राकृत में इतालवी, इसी तरह से तमाम तरह के लैटिन भाषा से होते हुए तुलनात्मक आदि ढंग से उसके प्रयोग को स्पष्ट करते हुए उसकी प्रविष्टि शामिल की जा सकती है। इसका अर्थ है कि कोशकार को बहुभाषाविद भी होना चाहिए, व्याकरणविद भी होना चाहिए, शब्द संपदा की मूल अर्थवत्ता का बोध उसके पास होना ही चाहिए। इसीलिए शब्द की व्युत्पत्ति का, उसकी पूरी विकास यात्रा का अगर परिचय कोश में दिया जाता है तो कोश की उपादेयता बढ़ जाती है। अनुवादक के लिए, भाषा अर्जित करने वाले प्रशिक्षुओं के लिए इस तरह के कोश अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। किसी शब्द के साथ देशज लिखना उचित नहीं। वस्तुतः जिन्हें देशज कहने की परंपरा चल पड़ी है वे अज्ञात व्युत्पत्ति वाले शब्द हैं, अतः उनके सामने कोष्ठक में प्रश्नवाचक चिन्ह अंकित किया जाए तो बेहतर होता है। अर्ध निर्धारण और अर्थ निर्धारण इसकी पद्धति। कोश निर्माण प्रक्रिया में अर्थ संबंधी कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रायः प्रयोक्ता अर्थ जानने के लिए ही कोश का प्रयोग करता है। कोश में अर्थ देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन आधारों पर कोश के लिए शब्दों का चयन किया जाता है, लगभग उन्हीं आधारों पर चयनित शब्दों के अर्थ आदि भी चुने जाने चाहिए। साथ ही यदि द्विभाषिक कोश बनाना हो तो उसके हिसाब से अर्थों का चयन किया जाएगा, और यदि एक भाषिक कोश है तो उसी हिसाब से, उसी दृष्टि से शब्द का अर्थ ढूंढा जाएगा। यदि कोश छोटा है तो केवल मूल शब्दों का अर्थ दिया जाएगा, और यदि उसका आकार बड़ा है तो उपसर्गों के साथ, जैसे सपूत तथा सफल आदि में प्रत्ययों के साथ, जैसे आस, बोलास, छपास आदि, शब्द बंदों में जैसे घुड़दौड़ आदि, इन सब का अर्थ दिया जा सकता है। अर्थ देने की दृष्टि से कोश के प्रकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पारिभाषिक कोशों में शब्दों के अर्थ को परिभाषा तथा प्रतिशब्द के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अन्य प्रकार के सामान्य कोशों में प्राय व्याख्या, प्रतिशब्द, परिचय, प्रयोग, इन सब से जुड़े हुए बहुत सारे सूचनाओं को, जानकारियों को अर्थबोध के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। कोश में अर्थ देने की दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति में 3 प्रकार से अर्थ दिया जाता है। शब्द द्वारा जैसे जल, पानी, पदबंध द्वारा जैसे बहुमूल्य, अधिक मूल्यवान, और वाक्य द्वारा जैसे ला इलाज, इसका अर्थ है जिसका कोई इलाज या कोई दवा न हो। ये तीनों पद्धतियां कोश निर्माण में अपनाई जाती हैं। अब ये निर्भर करता है कोश निर्माता पर, कोश निर्माण करने वाले समूह पर, संगठन पर, संपादक मंडल पर, कि वो किस दृष्टि को ध्यान में रखकर किस अपेक्षा की पूर्ति के लिए कोश का निर्माण करने जा रहे हैं। एक अन्य दृष्टि से कोश में अर्थ देने की निम्नांकित पद्धति भी हो सकती है, जैसे समानार्थी, जैसे पर्याय शब्द, इनके अर्थ देने की पद्धति, जैसे पत्र तो उसके आगे चिट्ठी, जैसे पर्यायपूर्ण यानी वस्त्र, कपड़ा, आंशिक दौड़ना, भागना। इसी तरह से शैलीय क्रोध, गुस्सा, या क्षेत्रीय पिया,
ये तमाम तरह के प्रयोग, अनेक प्रकार के ऐसे प्रयोग कोशों में मिलते हैं, किंतु कठिन शब्द के लिए कठिन पर्याय का प्रयोग सामान्यतः नहीं होना चाहिए। कुछ शब्द जैसे डोडो एक विलुप्त पक्षी है, पोंगल एक पर्व है, इसका कोश में वर्णन यदि होगा तो पर्याय इनका नहीं होगा। राम, एशिया ऐसे शब्दों को पौराणिक या भौगोलिक या ऐतिहासिक नामों से जुड़े हुए होने के कारण उनका परिचय कोश में दिया जाना चाहिए। यदि किसी कोश में किसी विषय की प्रविष्टि हो और उसका विवेचन अपेक्षित हो तो वह भी करना चाहिए। कोश में व्याख्या, वर्णन, परिचय इन सब के द्वारा शब्दों का अर्थ देने, उनका विलोम बताने, उनका पर्याय बताने, उनका समानार्थी बताने की परंपरा भी मिलती है। जैसे गोरा विशेषण है, उसके लिए वह मनुष्य जिसकी चमड़ी सफ़ेद रंग की हो। विलोम सांवला यानी काला। संबंध जैसे हाथी, सूंड, गेंदा एक प्रकार का फूल, ये संबंध सूचक विलोम, पर्याय, समानार्थी। अंक गणना यदि हो तो पंचानन, त्रिभुज आदि। स्वभाव वर्णन हो तो पपीहा जो रात में ही पीऊ पीऊ करता है। स्थान वर्णन कंगारू एक जानवर जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। लिंग वर्णन कवित्री कवि का स्त्रीलिंग रूप। ये सब पद्धतियाँ कोश निर्माण में अपनाई जाती हैं। ऐसे ही वर्ण वर्णन वीर बहुटी एक कीड़ा जो लाल रंग का होता है। समानता समानता का वर्णन रेशम जैसे कोमल। इस तरह के प्रयोग सामान्यतः किए जाते हैं। तो कोश वास्तव में एक बड़ा संसार भाषा का, व्याकरण का, शब्द संपदा का, शब्दों से बनने वाली वाक्य संरचना का, पद और पदबंधों का, इनका एक बड़ा संसार कोशों में मौजूद रहता है, उपलब्ध रहता है। कोशकार जो भी कार्य करता है वो श्रम साध्य कार्य होता है, साधना सापेक्ष कार्य होता है, और अनुवादक के लिए वो बड़े सशक्त महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में, साधन के रूप में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि अनुवादकों को शब्दों की इन सब कोटियों को समझना, बोधगम्य करना आवश्यक हो जाता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।